सभी को नमस्कार। उत्कृष्ट हिंदी अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कविता के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। पद्य साहित्य को ही कविता कहा जाता है। कविता के तीन मुख्य तत्व माने गए हैं, या यूँ कहें कविता के स्वरूप के तीन तत्व माने गए। पहला है रस, दूसरा अलंकार और तीसरा छंद। अगर कविता को हम एक स्त्री के रूप में चित्रित करें तो हम कह सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हम कह सकते हैं कि कविता रूपी स्त्री की आत्मा रस है, उसका शरीर छंद है और उसके आभूषण अलंकार। इससे स्पष्ट होता है कि कविता का जो स्वरूप है उसमें उसका शरीर छंद, उसकी आत्मा रस और उसके आभूषण अलंकार है। आज हम छंद पर चर्चा करेंगे। कविता का प्रमुख तत्व छंद, जिसे कविता का शरीर कहा जाता है। बिना शरीर के जिस प्रकार से कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से बिना छंद के कविता का स्वरूप निश्चित नहीं होता। छंद युक्त वाक्य ही कविता कहे गए हैं। छंद, जैसा कि अभी बताया कि छंद कविता का स्वरूप, बाहरी स्वरूप है। छंद और कविता इतने अभिन्न हैं कि बिना छंद के कविता का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। फिर भी सामान्य अर्थ में छंद की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि जिन नियमों के अंतर्गत पद्य की रचना की जाती है, उन सारे नियमों का समुच्चय ही छंद कहलाता है। छंद कविता का शाब्दिक अनुशासन है। छंद की परिभाषा के बाद हम छंद के अंगों पर चर्चा करें। छंद के 7 अंग मौजूद हैं। पहला चरण, दूसरा वर्ण या मात्रा, तीसरा संख्या एवं क्रम, चौथा अंग है गण, पांचवा गति, छठवां यति तथा सातवां तुक। पहला अंग है चरण या पाद। चरण या पाद सामान्यतः छंद में 4 भाग होते हैं, 4 उसकी भाग होते हैं छंद के, एक लाइन के। तो ये कह सकते हैं कि 4 चरण हर एक छंद में होते हैं। तो छंद का चतुर्थांश होता है, वो चरण कहलाता है। सामान्यतः जितने भी छंद हैं उनमें 4 ही चरण होते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन लिखे हुए छंद 2 पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा या सोठा है। ऐसे छंद जो 4 चरण के होते हुए भी 2 चरणों में लिखे जाते हैं, 2 लाइनों में लिखे जाते हैं, इनकी प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। अब जो 4 चरण होते हैं उनमें पहला और तीसरा ये विषम चरण कहलाते हैं, पहला और तीसरा। और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। जब छंद के लक्षण बताए जाएंगे तो ऐसी परिभाषा आ सकती है कि सम चरणों में इतनी मात्राएं, विषम चरणों में इतनी मात्राएं। तो ये समझने के लिए हम बता देते हैं कि पहला और तीसरा जो चरण है उसको विषम चरण, दूसरे और चौथे को सम चरण कहते हैं। ये तो हुआ चरण या पाद। अब छंद का दूसरा जो अंग है वो है वर्ण और मात्रा। वर्ण क्या है? वर्ण वे चिन्ह हैं जो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए हैं। इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। लेकिन छंद में एक स्वर वाली सब सारी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, चाहे वे ध्वनियाँ ह्रस्व या छोटी हो
या दीर्घ या बड़े। छंद शास्त्र में जिस ध्वनि में स्वर नहीं होता उसे वर्ण नहीं माना जाता। अर्थात जो आधे अक्षर पर लिखते हैं या हल अक्षर लिखते हैं उनको वर्ण मान के नहीं चला जाता छंद में, वो नहीं, उनकी गणना नहीं की जाती। दूसरी होती है मात्रा। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। कितना समय लगता है उसके उच्चारण में, वो मात्रा कहलाती है। और जो ह्रस्व स्वर का उच्चारण है उसे एक मात्रा मान के चला जाता है। और इसी को छंद शास्त्र में ह्रस्व वर्ण को ही लघु कहते हैं। और इसका चिन्ह एक पाई रेखा या पूर्ण विराम जैसा होता है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन ये दोनों ही गुरु कहलाते हैं। गुरु कहलाते हैं बड़े स्वर। इनको अंग्रेजी की एस जैसा चिन्ह होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं कि लघुवर्ण और गुरुवर्ण कौन कौन से हैं। हमारी भाषा में, हिंदी में जो स्वर वर्ण हैं उनमें से आ, ई, उ और री ये ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं, छोटे वर्ण कहलाते हैं। ये स्वयं हो अथवा किसी व्यंजन पर इनकी मात्रा हो तो इसे लघु वर्ण कहते हैं। जैसे क, की, कु, इसी प्रकार से। गुरुवर्ण, इनके अलावा जो स्वर हैं, बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं, और आहा, ये गुरुवर्ण है, बड़े अक्षर हैं। या इनकी मात्रा यदि किसी व्यंजन पर चढ़ी है तो उसे भी गुरु मान के चला जाता है। इस प्रकार से लघु और गुरु का ये भाव हुआ। अब इसका तीसरा अंग है संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। अर्थात किसी छंद में कितनी मात्राएं हैं या कितने वर्ण हैं उनकी गणना करने को हम संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से लघु और गुरु का स्थान निर्धारण करने को क्रम कहा जाता है। छंद में लघु कितने होंगे, गुरु कितने होंगे और किस क्रम से होंगे। लघु के बाद गुरु आएगा या गुरु के बाद लघु आएगा, ये उसका क्रम होता है। हर छंद का अलग अलग क्रम होता है और हर छंद में वर्ण या मात्राओं की संख्या भी अलग अलग निर्धारित होती है। वर्णिक छंदों में सभी चरणों में संख्या और क्रम दोनों समान होते हैं, लेकिन मात्र छंदों में ऐसा नहीं होता। मात्र छंदों में सभी चरणों में संख्या, मात्राओं की संख्या तो समान होती है, लेकिन क्रम समान नहीं होता। क्रम नहीं होता समान। ये तो संख्या क्रम की बात है। और चौथा अंग आता है गण। गण का अर्थ है समूह। गण का अर्थ समूह है। लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। इनका प्रयोग केवल वर्णिक छंदों के लिए होता है। गण 8 होते हैं। इनको ज्ञात करने को एक सूत्र होता है जो दिया हुआ है, यमाता राजभान सलगा। इस सूत्र में गण और उनमें कितनी मात्राएं होती हैं ये दिया गया है। इसके बारे में जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। 5वां अंग होता है गति। छंद को पढ़ने का जो प्रवाह होता है या लय होती है उसको गति कहते हैं। हर एक छंद को पढ़ने का एक अलग प्रवाह होता है, अलग गति होती है। इस गति का महत्व मात्रक छंद में वर्णिक छंद की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि वर्णिक छंद में तो लघु गुरु और उनकी वर्णों की संख्या दोनों निश्चित होते हैं, जबकि मात्रक छंद में केवल मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, लघु गुरु का क्रम निश्चित नहीं होता। इसीलिए मात्रक छंद में गति का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए जैसे हम कोई एक उदाहरण लें, दिवस का अवसान समीप था। इस पंक्ति में मात्राएं और गति है, लेकिन इसी को यदि हम इस प्रकार से कह दें कि दिवस का अवसान था समीप, इसमें मात्राएं तो बराबर है लेकिन गति नहीं।
अक्षरों के शब्दों क्रम बदलने से इसकी गति बाधित हो गई, इसलिए मात्र छंद में गति का ज्यादा महत्व। छठवां अंग होता है यति या विराम। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को हम यति या विराम कहते हैं। सामान्यतः छोटे छंदों में ये यति चरण के अंत में होता है, लेकिन बड़े छंदों में बीच में यति होती है और वहाँ संकेत के लिए अल्प विराम या कॉमा लगा होता है। यति प्रत्येक छंद के लक्षण में बता दिए जाते हैं कि कितनी मात्रा पर यति। अब हम छंद के 7वें अंग तुक के बारे में जानेंगे। तुक छंद के चरण के अंत में जो अक्षरों या वर्णों की समानता होती है उसे कहते हैं। हिंदी में सामान्यतः छंद तुकांत होते हैं। कुछ कविताओं में अतुकांत छंद भी होते हैं, जिनमें अंत में तुकबंदी नहीं होती, वे अतुकांत कहलाते हैं। मुक्त छंद प्रायः अतुकांत ही होते हैं। अब नीचे हम 2 उदाहरणों के द्वारा छंद के लगभग सभी अंगों को समझेंगे। पहला उदाहरण अतुकांत छंद का है। ये द्रुत विलंबित वर्णित वृत्त है। इसमें हम देखते हैं कि मात्रा गणना करके बताया गया है। मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। 4 चरण हैं। जहां अल्प विराम लगा हुआ है, अल्प विराम का स्थान यति है। दूसरा उदाहरण मात्रिक छंद का ही चौपाई छंद है, जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं और इसमें चरण के अंत में ही तुक है और अंत में ही यति है। इसमें यति और तुक एक ही स्थान पर है। ये चौपाई छंद है, जबकि पहले छंद में यति और तुक अलग अलग है। चरण के अंत में तुक है और बीच में यति है। तो इस प्रकार से ये हमने छंद के अंगों के बारे में आज पढ़ा। अब विभिन्न छंदों को अलग अलग अगले भाग में पढ़ेंगे। नमस्कार।